वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एडिशन पढ़ रहे थे एल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स किस तरह से ऐड होते हैं। मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने HX का एडिशन एल्कीन्स पे अनसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल पे देखा था। आज हम ब्रोमीन का एडिशन पढ़ेंगे कि ब्रोमीन एल्कीन्स के अंदर किस तरह से ऐड होती है। तो ये मैं यहाँ रिएक्शन के अंदर आपको दिखा रहा हूं कि एल्कीन के अंदर मैंने एक ब्रोमीन डाल दिया। जैसे ही एल्कीन के अंदर ब्रोमीन को डालूंगा तो ब्रोमीन पोलराइज हो जाता है। नेचुरली इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की प्रेजेंस में ब्रोमीन के अंदर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन हो जाता है। सी लाइक दिस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को थोड़ा रिकॉल करें। Br2 में 2 न्यूक्लियाइज हैं, उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा तो इस पॉजिटिव बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन्स को दूर करेगा। मींस एक इंड्यूस्ड पोलराइजेशन यहां मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जो इस Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल को इसके अंदर ऐड करने की प्रोसेसिंग करेगा। कुछ इस तरह से ऐसा एक्सपेक्टेड है या नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा, बट ऐसा एक्सपेक्टेड लग रहा है कि ब्रोमीन डलने पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और कार्बन इस Br प्लस पे अटैक करेगा, रिजल्टिंग इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहां ये आपका Br ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ये Br नेगेटिव बचा हुआ है वो इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और रिजल्टिंग हमारे पास दूसरी जगह पे Br आके लग जाएगा लाइक दिस। इस तरह से एडिशन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि ये सच होता है, बट देयर आर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो ये हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉलोड नहीं होता, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। सी मान लीजिए मेरे पास ये एक एल्कीन था, CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2। मैं इसके अंदर ब्रोमीन डालना चाहता हूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म व्हाट विल हैपन, मैं यहां पे Br2 डालता हूं। Br पे स्लाइड पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे एंड वो इस Br पे अटैक करेंगे, रिजल्टिंग हमारा एक इंटरमीडिएट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मैकेनिज्म कुछ ये बनेगा, सी लाइक दिस। ये कार्बोकेटाइन और ये यहां पे Br। अब ये कार्बोकेटाइन बना है तो इसके एडजेसेंट कार्बन से एक H माइग्रेट होके इधर आ जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है तो माइग्रेशन होना ही है। रिजल्टिंग आपका जो नया कार्बोकेटाइन आफ्टर रीअरेंजमेंट होगा वो ये वाला होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये वाला H माइग्रेट होके इस पे आ गया है और आपके पास बन जाएगा ये। अब Br नेगेटिव इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और यहां पे Br लगेगा, यानी कि जो एडिशन था ब्रोमीन का वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देना चाहिए अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है तो 1,3 डाइब्रोमो ऐसा कुछ बनेगा, 1 नंबर पे ब्रोमीन और 3 नंबर पे ब्रोमीन। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो रहा। रियल में क्या हो रहा है, रियल में सिंपल ब्रोमीन ऐड हो रहा है, सिंपल ब्रोमीन ऐड हो रहा है जस्ट उस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड पे जो आपको दिखाया गया है। लाइक अगर मैं आपको यहां कुछ इस तरह से दिखाऊं, CH पूरा एग्जांपल ही सेट कर देता हूं। चलिए यहां पे दोबारा से उसी रिएक्शन को दिखा रहा हूं, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये मैंने लिया था। और अगर मैं ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, मैं देख रहा हूं मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है लाइक दिस। मतलब अगर कार्बोकेटाइन बन रहा था तो रीअरेंजमेंट को कोई रोक नहीं सकता, और रीअरेंजमेंट अगर होगा तो इस कार्बन पे प्लस आना है। सी ये यहां भी आ जाएगा, इस पे प्लस आएगा, ये यहां से H को माइग्रेट करेगा, यहां प्लस आएगा, तो Br यहां और यहां ऐड होने चाहिए थे, लेकिन इन रियल प्रैक्टिस यहां पे ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे क्लियरली बोलना पड़ रहा है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो फिर कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है वो हमें यहां पे देखना होगा। कुछ और एविडेंस भी हैं जो हमें क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बट हम सबसे पहले मैकेनिज्म फॉलोड कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, देखिए
ये जो एल्कीन है ये इस ब्रोमीन को जब पोलराइज करता है तो वो इस ब्रोमीन के साथ, ब्रोमोनियम के साथ, Br+ के साथ एक कुछ इस तरह का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लाइक दिस। एक होता है ट्रांजिशन स्टेट, एक होता है इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा ज्यादा एनर्जी का, लेस स्टेबल, लो लाइफ का रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला स्पीसीज है। इंटरमीडिएट कंपेयर टू दैट ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, थोड़ी सी लाइफ टाइम ज्यादा होती है। हालांकि अनस्टेबल तो इंटरमीडिएट भी होता है, बट दोनों को रिलेट करता हूं तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। सो ये ट्रांजिशन स्टेट बना है, इंटरमीडिएट नहीं बना। ये इस तरह से साइक्लिक ब्रोमोनियम है, मतलब उस पॉजिटिव बॉडी को इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। ये Br- यहां से आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है। ये आपका वो ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है। ब्रोमोनियम जब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो इन कार्बन्स पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, कमी क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इन्हीं कार्बन्स के Br+ के पास गए हैं। अब Br- आके इन पॉजिटिव कार्बन्स पे अटैक करेगा। सी, ये एक बहुत ही बड़ा आयन है ब्रोमोनियम। इधर से तो Br आ नहीं सकता, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। किस कार्बन पे? किसी पे भी आ सकता है। इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के Br इसके साथ लग जाएगा, और इसके साथ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के Br इसके साथ लग जाएगा। रिजल्टिंग आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह का मिलेगा। सी लाइक दिस। मतलब ब्रोमोनियम जहां लगा हुआ था, ब्रोमाइड उससे अपोजिट डायरेक्शन पे आके अटैक करेगा। इस अटैक को बोलते हैं ट्रांस अटैक। ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से आके जब अटैक होता है उसको ट्रांस अटैक बोलते हैं। हालांकि ये ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बोलना मुझे इसे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ट्रांस प्रोडक्ट तो तब बनता था जब अनसैचुरेशन होती, मींस डबल बॉन्ड होता। तो यहां ट्रांस प्रोडक्ट तो नहीं कहूंगा, बट Br- ट्रांस डायरेक्शन से, अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर आके अटैक करता है, और रिजल्टिंग हमारा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें कार्बोकेटाइन का कोई स्कोप नहीं है। आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव दिखा तो रहे हो आप, तो पॉजिटिव पार्शियल दिखाना कार्बोकेटाइन नहीं है। कंप्लीट पॉजिटिव जब उस पर आ जाता है तभी वो एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है। ये आप क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं कह सकते। यहां पे वो कार्बन पॉजिटिव जस्ट पार्शियल पॉजिटिव है जिसपे Br- आके अटैक कर रहा है, जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि भाई कार्बोकेटाइन जैसा कोई स्पीसीज यहां पे बना ही नहीं है। और इसीलिए रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। हमें याद रखना होगा कि ब्रोमीन का जब भी एडिशन होगा एल्कीन के ऊपर तो उस टाइम पे कोई रीअरेंजमेंट का रिस्क नहीं है, कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता। मैं एक और रिएक्शन के थ्रू इन दोनों मैकेनिज्म्स के एविडेंस, सपोर्ट वाले और डिसफेवरिंग, उनके ऊपर बात करना चाहूंगा। तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। यू सी लाइक दिस। ये मेरे पास एक एल्कीन है, साइक्लोब्यूटीन। मैं इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करता हूं, Br2। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाया कार्बोकेटाइन जाता है तो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिस पे शिफ्ट होंगे वो Br+ पे अटैक करेगा। जिस पे भी शिफ्ट होंगे वो Br+ पे अटैक करेगा। रिजल्टिंग हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, कुछ इस तरह से। एक साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर था, Br मैंने यहां पे एक लगा दिया है। यहां नेगेटिव चार्ज आया था, उसने Br+ पे अटैक कर लिया, यहां पॉजिटिव आ गया। कैसे आया होगा? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव ने Br+ पकड़ा, यहां पॉजिटिव बचा हुआ है। इस पॉजिटिव पे Br- ने अटैक करना है। नोटिस करें, कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट प्लेन स्ट्रक्चर होता है, जिसपे ऊपर या नीचे से, ऐसे देख लीजिए, आगे या पीछे से अटैक हो सकता है। तो ये Br- इस कार्बोकेटाइन के ऊपर फ्रंटल या रियर दोनों अटैक कर सकता है। जब वो फ्रंटल या रियर दोनों अटैक करेगा तो आप देखिए, अगर मान लीजिए ये पहले वाला Br ऐसे लगा हुआ है अबव द प्लेन लगा हुआ है ये Br, तो आने वाला Br आपका
अबव द प्लेन भी आ सकता है एंड वो बिलो द प्लेन भी आ सकता है। सी लाइक दिस, मतलब ये दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। स्पेशली समझिए इस बात को, ये हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन है जिसके साथ यहां कुछ ऐसे चार एटम्स लगे हुए हैं, दो एटम्स लगे हुए हैं, तभी बॉन्ड्स पूरे होंगे। अगर सपोज यहां 2x एक ही डायरेक्शन में हो अबव द प्लेन, तो आई विल कॉल इट 6। और अगर ये एक अबव एंड एक बिलो द प्लेन लगा हुआ हो तो आई विल कॉल इट ट्रांस। अबव एंड बिलो दिखाने के लिए मैं एक डार्क लाइन चूज कर लेता हूं, एक डॉटेड, मतलब डॉटेड अबव द प्लेन है, सॉरी डॉटेड बिलो द प्लेन है एंड डार्क बिलो द प्लेन, सॉरी अबव द प्लेन। दोबारा सुनिए एक बार, मैं कंफ्यूज हो गया। जो डॉटेड लाइंस दिखा रहा हूं ये, दीज आर बिलो द प्लेन, एंड जो डार्क लाइंस दिखा रहा हूं दीज आर अबव द प्लेन। सी लाइक दिस, सी लाइक दिस, एंड अगेन यू सी हियर लाइक दिस। बहुत ध्यान से देखें आप इसको। यस, 4 बॉन्ड्स बिलो द प्लेन है, 4 अबव द प्लेन है। अगर दोनों एक्स, बाकी क्या लगे हुए हैं, अगर दिखाने रखे तो अंडरस्टूड है कि एच ही लगे हुए हैं इसके साथ। अगर एक एक्स बिलो द प्लेन है और एक एक्स अबव द प्लेन है, आई विल कॉल इट ट्रांस प्रोडक्ट। अगर दोनों एक्स अबव द प्लेन हो या दोनों बिलो द प्लेन हो, आई विल कॉल इट सिस प्रोडक्ट। सिंगल बॉन्ड है बट फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये कंडीशन थी कि अगर फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो तो फिर तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते थे। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड होते हुए क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिजल्टिंग मैं कह सकता हूं कि हां ये सिस ट्रांस बना सकते हैं। तो अब वापस आइए, यहां पे कार्बोकेटाइन बना था। कार्बोकेटाइन में मान लीजिए पहला बीआर मैंने बना दिया अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन बीआर प्लस आके लग गया। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो इस कार्बोकेटाइन पे बीआर नेगेटिव को अटैक करना था। कार्बोकेटाइन पे तो फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है। तो अगर वो अबव द प्लेन अटैक करता तो आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता, और अगर वो बिलो द प्लेन अटैक करता तो आपके पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता। कंफ्यूज मत होइएगा, कार्बोकेटाइन प्लेनर स्ट्रक्चर है, अबव एंड बिलो दोनों अटैक्स पॉसिबल हैं। वो तो फ्लैट पड़ा है, कोई रीजन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। रिजल्टिंग आपके पास सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है और आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट भी बन सकता है। लेकिन इन प्रैक्टिस रियलिटी में जब मैं देखता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रांस प्रोडक्ट नजर आता है, जो क्लियरली सजेस्ट करता है कि कार्बोकेटाइन बना नहीं। अगर कार्बोकेटाइन बना होता तो सिस और ट्रांस, क्योंकि फ्रंटल और रियर दोनों अटैक्स की बराबर प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि ट्रांस ही मुझे दिख रहा है, जो फिर मुझे सजेस्ट करता है कि इस तरह से जो मैकेनिज्म मैं सोच रहा हूं वो नहीं है। तो कैसा मैकेनिज्म है, एक बार फिर देखते हैं हम दोबारा से इसी पिक्चर को कि किस तरह से ये मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा होगा। फिर चलो ठीक है, कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा, बट फिर हो कैसे रहा है इसको देखिए। ये आपका वो साइक्लोएल्कीन है जिसके पास मैं डाल रहा हूं ब्रोमीन, और वो हो रहा है इंड्यूस्ड पोलराइज, और ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन में बदल रहा है। सी दिस लाइक दिस वन, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने उस Br प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब सिर्फ इन कार्बन के बीच में नहीं रहा, अब वो ब्रोमीन की तरफ डाइवर्ट हो गया है। ये Br नेगेटिव यहां से आजाद हो गया है। अब Br नेगेटिव को अटैक करना है। ये Br मान लीजिए बिलो द प्लेन था, भारी भरकम ग्रुप है, तो इस Br नेगेटिव को यहां नीचे से तो एंट्री अलाउड होगी नहीं, वो ट्रांस अटैक करेगा, और ट्रांस अटैक करके वो किस कार्बन पे जाएगा, सी। दोनों कार्बन पे कमी आ चुकी है, नॉन क्लासिकल पॉजिटिव है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, दोनों पे पॉजिटिव आ चुका है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से Br नेगेटिव किसी एक कार्बन पे, किसी पे भी दिखा दीजिए, इस पे किसी पे भी अटैक कर सकता है। वो प्रोबेबिलिटी दोनों पे रहती है, हालांकि ज्यादा वो इस पे करता है, बट हम लोग उस पॉइंट पे जाएंगे नहीं। हम सिंपली इक्वल सी प्रोबेबिलिटी मान के अपनी बात को बढ़ा लेते हैं कि Br नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा और Br यहां पे लग जाएगा। सो आपको क्या दिखेगा, ये अगर आपका बिलो दी प्लेन Br था
तो आने वाला अबव द प्लेन आ रहा है, और अबव द प्लेन आ रहा है तो ये अबव द प्लेन बी आर यहां पे आया और आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट बना। एक्सक्लूसिव ट्रांस प्रोडक्ट का बनना मुझे सजेस्ट करता है कि यही मैकेनिज्म फॉलोड है। इसी तरह से आपका ब्रोमीन एल्कीन पे जाके ऐड होगा। तो आप क्या करें, आप सिर्फ ध्यान रखें, मान लीजिए मैं कोई बड़ा एल्कीन आपको दिखा रहा हूं लाइक दिस, और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर आप HBr को ऐड कीजिए, तो आपको मैकेनिज्म से ऐड करना होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसमें रीअरेंजमेंट का रिस्क है, तो रट्टा काम नहीं देगा। जैसा मैं पिछले चैप्टर में समझा रहा था कि HBr का एडिशन मार्कोनिकॉज फॉलो करता है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन्स होंगे। तो उस कहानी को थोड़ा रोक के आप सिर्फ उसको मैकेनिज्म के थ्रू अरेंज कीजिए, मैकेनिज्म के थ्रू आप प्रोडक्ट का पता कीजिए। बट अगर मैं कह रहा हूं कि Br2 ऐड कीजिए, तो फिर कोई रिस्क नहीं है, फिर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, सीधा इस डबल बॉन्ड पे जाके Br को ऐड कीजिए। बस यही मेन इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में डिफरेंस नजर आएगा। आप किसी भी और इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे ऐड करना चाहें एल्कीन्स में, तो आप मार्कोनिकॉज एडिशन के थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं मान लीजिए आपको ये एल्कीन दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि वाटर को ऐड कीजिए। तो वैसे तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और एल्कीन नॉन पोलर्स होते हैं, या स्लाइट वेरी स्लाइट पोलर कह सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में। तो एज सच कोई सोल्यूबिलिटी होती नहीं है, बट हम लोग अगर एसिड को यहां पे एज ए कैटलिस्ट यूज करें वाटर के एडिशन करने के लिए, तो देखिए कैसे होगा। एल्काइल अपने इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, और वो इस एसिड का, जो आपने एसिड लिया है, चाहे H2SO4 लीजिएगा चाहे H3PO4 लीजिएगा, H+ को अटेन कर लेता है, और H+ लेने के बाद सी हेयर वो यहां कार्बोकेटाइन बन जाता है। फिर इस कार्बोकेटाइन पे ये वाटर अटैक करता है अपने लोन पेयर के साथ एज ए न्यूक्लियोफाइल, रिजल्टिंग CH3 और ये वाटर ऐड हो गया। O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो पॉजिटिव खत्म करने के लिए यहां से एक H को छोड़ देता है, और हमारे पास मिलता है CH3 CHOH CH3। ये हमारे पास वाटर का एडिशन हो गया है। OH इस कार्बन पे गया है, H इस पे गया है। ये मार्कोनिकॉज एडिशन था, मार्कोनिकॉज रूल था कि नेगेटिव रीजेंट का नेगेटिव पार्ट ये रीजेंट था आपका, और उसका नेगेटिव पार्ट उस जगह पे जाता है जहां पे कम हाइड्रोजन्स हैं, और H वहां जाता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं। तो इस तरह से आप वाटर का एडिशन कर सकते हैं एल्कीन्स के अंदर। अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, कि एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन कैसे किया जा सकता है। तो सी एक तो बहुत आसान रिएक्शन आपके पास रहेगी। मान लो आपके पास कोई भी एल्कीन है और आप उसका कंबशन करते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन में आप उसको हीट कीजिएगा तो वो CO2 प्लस वाटर में बदल जाएगा, जैसा कि सभी हाइड्रोकार्बन्स में होता है, एल्केन्स में भी होगा, एल्काइंस में भी होगा, सेम यहाँ पे भी होगा। बट क्योंकि एल्कीन अनसैचुरेटेड होते हैं तो रिजल्ट आपके पास वहां कुछ स्मोक प्रोड्यूस होगा, जो कि एल्केन्स में नहीं होता था। कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंपाउंड के अंदर, वैसे वैसे आपके पास स्मोक की फ्लेम्स वहां नजर आएंगी। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक बहुत सिंपल सा एल्कीन ले रहा हूं यहाँ, लेट मी राइट हियर इथीन, और मैं इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता हूं KMnO4 विद KOH। इस पर्टिकुलर रीजेंट को बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। तो बेयर्स रीजेंट में यहां पे डाल रहा हूं KMnO4 KOH एल्कीन के अंदर। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे 2 OH ग्रुप कार्बन पे ऐड हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन है। इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज करते हैं टेस्ट को। देखिए ये एक कलर्ड कंपाउंड होता है KMnO4, पर्पल कलर का लिक्विड रहता है, जो कि ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इथीन ले लिया, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है, मान लीजिए इथेन है, ये CH3 रखा हुआ है, और ये कोई अनसैचुरेटेड, जैसे एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रखा हुआ है। मैं दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं। किसी भी एल्केन को एल्कीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए आप ये टेस्ट कर सकते हैं। आप जस्ट फ्यू ड्रॉप्स डालिए KMnO4 KOH की, बेयर्स रीजेंट की। तो यहां जैसे ही आप KMnO4 KOH डालते हैं, वो इसके साथ रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाता है और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है।
तो मतलब वो जो पर्पल कलर का KMnO4 था वो यहाँ पे आपको अपने उस कलर के साथ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगा, आपका ये टेस्ट ट्यूब कलरलेस रहेगा। लेकिन यहां पे अगर आप KMnO4 को डालते हैं तो इमीडिएटली आपको वो स्लाइट पिंकिश कलर अपीयर होगा, जस्ट बिकॉज KMnO4 इसके साथ किसी तरह से रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। रिजल्ट आप इस बेयर्स रीजन से अनसैचुरेशन का डिटेक्शन कर सकते हैं। किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में बेयर्स रीजन डाले जाने पे कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बट अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, वो एल्काइंस में भी होगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अगर मैं KMnO4 KOH डालता हूं तो वो अपना कलर खो देता है। अगर कलर परसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब सैचुरेटेड में डाला गया है, और अगर कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब उसे अनसैचुरेटेड में डाला गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी सभी एल्कीन्स के अंदर। आप इस तरह से डबल बॉन्ड पे OH ग्रुप ऐड होता हुआ पाएंगे। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्कीन का। इसके अलावा क्योंकि KMnO4 KOH लिया था मैंने, और जो KMnO4 H2SO4 होता है एसिडिक मीडियम में, ये KMnO4 और भी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप अल्टरनेटली इस पे K2Cr2O7 H2SO4 भी ले सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर आप किसी एल्कीन के अंदर उसको डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा क्रैमिंग वाला जोन है ये ऑक्सीडेशन का। रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पे हम लोग ज्यादा वर्कआउट नहीं करते पूरी 11-12 में, तो शॉर्ट में बता रहा हूं, याद रखने की कोशिश करना। अगर एल्कीन का ये वाला हिस्सा मौजूद है, हो सकता है देखिए ये वाला हिस्सा मौजूद हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में है, ये वाला हिस्सा अगर एल्कीन के अंदर मौजूद है तो KMnO4 H2SO4 डाले जाने पे वो CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये वाला हिस्सा मौजूद है CHR, आप देख सकते हैं ये वाला मौजूद है यहाँ पे, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर उसका एसिड बनता है, बट एल्डिहाइड दिखा दीजिएगा। ये वाला हिस्सा अगर मौजूद हो एल्कीन में, दो एल्काइल्स लगे हुए हो, सी लाइक दिस, ये आपके पास वो एल्कीन है जिसके पास ये वाला हिस्सा मौजूद है, तो इस हिस्से का कीटोन बन जाता है जो फर्दर एसिड्स में बदलता है। बट आप यहीं पे रिएक्शन को रोक दीजिएगा, आगे हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि इनकी रिएक्शंस आगे कैसे प्रोसीड करती हैं। बट याद रखिएगा KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस में किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स बनते नजर आएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में। हम लोग एक और रिएक्शन यहां पे देखना चाहेंगे जो ऑक्सीडेशन का ही पार्ट रहेगा, एंड दैट इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन का, कि किस तरह से ओजोनोलिसिस होता है एल्कीन्स का, ओजोन पास करके ब्रेकेज। हालांकि अभी आज मैं सिर्फ रटवाने वाला एक पॉइंट बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर सॉल्व करेंगे बातों को। थोड़ा सा लेटर करेंगे, रादर नेक्स्ट पे नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम होगा जब हम लोग बेंजीन को पढ़ रहे होंगे, उसकी ओजोनोलिसिस देख रहे होंगे, उस दिन हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे। आज हल्का फुल्का समझ के आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये पर्टिकुलर एल्कीन है और मैंने इसके अंदर ओजोन डाल दिया, ये ग्रुप आपके लिए छोड़ दिए, आप कोई भी रख सकते हैं। तो कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, ओजोन इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है कुछ इस तरह का, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। हालांकि इसका मैकेनिज्म है बकायदा, पहले वो मोलो ओजोनाइड बनाता है, उसके बाद ये ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। बट आप सीधा याद रख लीजिएगा कि इस तरह से एक झोपड़ी नुमा ओजोनाइड बनाना है मुझे। ये दो ग्रुप्स जो लगे हुए होंगे वो दोनों ग्रुप्स यहां पे लगा दिए जाएंगे एज इट इज, और इस तरह से एक ओजोनाइड बन जाता है। इस ओजोनाइड को फिर हम डाइमिथाइल सल्फाइड या जिंक के साथ हीट करते हैं। ये जो कॉमन ऑक्सीजन दिख रहा है आपको दोनों कार्बन्स के बीच में, ये आउट हो जाता है, और ये आउट होने के बाद जिंक ऑक्साइड मैंने आउट कर दिया है यहां से, और आपके पास अब क्या बच गया देखिए, ये जो एक ऑक्सीजन दिख रहा है ये डबली बॉन्डेड यहां पे अटैच हो जाएगा, सी लाइक दिस, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरफ भी ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि दो आपके पास कार्बोनिल बन जाएंगे। एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा पता नहीं, बट दो कार्बोनिल बन जाएंगे। ये कॉमन ऑक्सीजन जो शेयर था दोनों कार्बन्स के द्वारा, वो बाहर हो जाएगा जिंक के थ्रू। ये यहां अगर 2 H लगे थे तो यहां भी 2 H लगे हुए होंगे, यहां भी 2 H लगेंगे। अगर यहां पे 2 R लगे हुए थे तो यहां भी 2 R लगे हुए होंगे, और यहां भी 2 R लगे हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं ये कीटोन बन गया है और ये एल्डिहाइड बन गया है।
दोनों तरफ एल्डिहाइड बन सकता है, दोनों तरफ कीटोन्स बन सकता है। वो तो फिर डिपेंड करेगा कि यहां कौन सा एल्कीन आप चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके प्रोडक्ट की प्रेडिक्शंस करते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो प्रोडक्ट बता देंगे आपको और पूछेंगे कि बताइए जी ये दो प्रोडक्ट किस एल्कीन से बने होंगे, या एक पर्टिकुलर एल्कीन बता देंगे और फिर उसमें पूछ लेंगे कि कौन से दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप यहां पे ऑब्टेन करेंगे। ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस ओजोनोलिसिस से रिलेटेड पॉइंट पे कहीं आगे किसी एक पर्टिकुलर डे पे इस चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। खासकर जब बेंजीन के कंपाउंड्स मेरे सामने होंगे तब हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस जो ओजोनोलिसिस से पूछे जा सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट जोन रहता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक छोटी सी टाइप और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं ताकि फिर एल्कीन्स कंप्लीट हो जाए और हम एल्काइंस पे मूव कर पाए। और वो एक और हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन ही है, रादर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एल्कीन्स का बहुत अच्छा कैरेक्टर रहता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस दिखाने का। पॉली मतलब मैनी, मराइजेशन मतलब मर्ज्ड। बहुत सारे एल्कीन्स एक जैसे आपस में मर्ज होके एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक होके ऐसी एक लंबी चेन बना लेते हैं जिसको मैं बोलता हूं पॉलीइथीन। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक मोनोमर, एक कोई एल्कीन अपने ही जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक्ड होता हुआ एक चेन बनाता है, लंबी चेन बनाता है जो एक पॉलीमर होता है। जैसे मैं प्रोपीन ले लूं, सपोज कीजिए ये मेरे पास प्रोपीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, और मैं इसका पॉलीमराइजेशन करूं तो ये मुझे कुछ इस तरह का एक पॉलीथीन देता है, लाइक दिस। ये पॉलीप्रोपीन है। या मैं यहां पे Cl लगा लूं, ये अगेन एल्कीन ही है, विनाइल क्लोराइड, ये H यस आएगा H। ये विनाइल क्लोराइड है, कॉमन नाम बोला है मैंने, विनाइल क्लोराइड। IUPAC तो आप जानते ही हैं। तो इसका अगर मैं पॉलीमराइजेशन करता हूं तो ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ये देखिए आप, CF2 डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसका नाम है। जब मैं इसकी पॉलीमराइजेशन करता हूं तो ये बन जाता है एक पॉलीमर में, अगेन आई एम कॉलिंग इट पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन जिसको हम बोलते हैं, नॉन स्टिक कैंसर्स पे लेयर की फॉर्म में काम करता है। तो इस तरह से सभी एल्कीन्स जो हम देखते हैं वो सभी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि कैसे बना होगा ये डबल था यहां सिंगल कैसे आ गया, ये डबल था यहां सिंगल कैसे आ गया, तो ऐसी कुछ बातें यहां पे दिखती होंगी। बट हम लोग इसके मैकेनिज्म को आज यहां पे नहीं डिस्कस करने वाले। क्लास 12th में पॉलीमर का एक चैप्टर आता है पूरा का पूरा, जहां पे हम इन पॉलीमर्स के मैकेनिज्म्स को भी डील करते हैं और उनके काफी सारे एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जो यहां मैंने 2-3 पॉइंट्स पे लिमिटेड कर दिए। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि एल्कीन्स इस तरह से कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस दिखाने के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एल्काइंस की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।